काशी विद्यापीठ के मनोविश्लेषक भी हैं, युवा भी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आज गांधी जी का शहादत दिवस है। 6 बजे हमने कार्यक्रम किया। बहुजन संवाद के दर्शकों को वो ये देखना चाहिए कि आज अगर गांधी जी की शहादत आज हुई थी, तो सबसे पहला हमला 1934 में हुआ था, जब उन्होंने ये कहा कि दलितों को बराबरी से न्याय मिलना चाहिए। तो जिस मनुवाद की बात अभी की है एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी ने, उसी को जब उन्होंने छेड़ा तब हत्या हुई। ये एक फर्जी प्रचार किया जाता है कि पाकिस्तान को पैसा दे दिया तो विभाजन की बात की, क्योंकि पहली बार नाथूराम गोडसे ने जब हमला किया था तब भी भारत पाकिस्तान के बंटवारे की कोई चर्चा ही नहीं थी। तो कुल मिलाकर के एजेंडा ये है कि जो साथ में खड़ा होगा, सोशल जस्टिस के फोर्सेस के साथ में या उसके लिए खड़ा होगा, उसका यही हश्र होने वाला है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार जी कि आप इस रोग को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप तो यूपी से आते हैं, वहां तो असली हिंदू नकली हिंदू वाली बहस चल रही है। शंकराचार्य ने चुनौती दे दी है योगी की, साबित करो तुम असली हिंदू हो, क्योंकि तुमने मेरा प्रमाण पत्र मांग लिया, मैंने दे दिया कि मैं शंकराचार्य हूं, अब तुम प्रमाणित करो कि तुम फर्जी हो या असली हो। 10-11 मार्च को बुला लिया उन्होंने सबको लखनऊ। बताइए सर। नमस्कार। बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को, मेरे अग्रजों को और हमारे गुरुजी को भी प्रणाम है। और जो विषय है आज का कि सामाजिक न्याय एवं साजिश क्या है सरकार की, जैसे कि हमने अपने पूर्व डिबेट में भी जो हम लोग बातें कर रहे थे, ये टोटल बिल जो आया है, मैं उसको जैसे देखता हूं, वो देखने का तरीका यही है कि ये कहीं ना कहीं वर्गों को बांटने की व्यवस्था थी। हम जातियों में बटे हैं, जैसा कि अभी आया मंडल कमीशन में भाई साहब ने बताया कि हम लोग बटे, उसमें न्याय की बात हुई है, न्याय की बात हुई। जो भी मैं इन दो समाज के बड़े वर्ग दो हैं, एक किसान और दूसरा विद्यार्थी। ये दो ऐसे वर्ग हैं जिन वर्गों को अगर हम वर्गों में बांटें, जातियों में बांटें, धर्म में बांट दें, ये दो ऐसे वर्ग हैं देश में जितने भी, जहां तक मैं जानकारी रखता हूं, जितने बड़े आंदोलन हुए, सुनियोजित बड़े आंदोलन हुए, वो दो आंदोलन या तो सरकार के खिलाफ किसानों ने किए या विद्यार्थियों के युवा शक्ति ने किया है। सरकार कहीं ना कहीं इस बात से जरूर चिंतित होगी कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा कि जब हमारी शक्ति के खिलाफ, हमारी तानाशाही के खिलाफ और आवाज उठ जाए। और वो आवाज उठेगी कहां से? पहले शिक्षक लीड करते थे, आज शिक्षक विभिन्न दलों में बट गए, शिक्षकों के शैक्षिक महासंघ हो गए, वो फला संघ से वो फला संघ से जुड़े हुए लोग हैं। छात्र ही बचा था जो बहुत मास पॉपुलेशन में था, जिसको कि एक तरीके से सरकार की खिलाफत करने में और उसको सरकार को नियंत्रित करने में दिक्कत होती। तो वहां बैठे हुए जो स्ट्रेटेजी मेकर्स होते होंगे, उन्हें लगा होगा कि कैसे इस जाति व्यवस्था में इनको तोड़ दें। तो वो एक इस बिल के रूप में ले आया कि जहां से ये दिखा सकें कि सामाजिक न्याय को वो बढ़ावा दे रहे हैं और उसे कमजोर करने की एक साजिश रही होगी कि ओबीसी वर्ग को शामिल किया जाए। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी से, आप एडमिशन को देख लें, आप नौकरियों के परसेंटेज को देख लें, तो एक आध नंबर का अंतर रहता है इन दोनों जातियों के बीच में, अपर कास्ट के कैंडिडेट और लोअर कास्ट के, स्पेशली फॉर द ओबीसी कैटेगरी। उन दोनों के बीच बहुत माइल्यूट अंतर है। सामाजिक न्याय में बिल्कुल कहीं ना कहीं अन्याय होता होगा, जिस पर हम सबको समग्र रूप से चिंतित होना चाहिए। लेकिन हमें एक पक्ष यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो सवर्ण समाज है वो बात क्या कह रहा है। बात वो इतनी ही कह रहा है कि इसे विद्यार्थी लिखो, इसे वर्ग में ना लिखो। सरकार कह रही हम वर्गों में न्याय देंगे और अपर कास्ट कह रहा तुम विद्यार्थी को विद्यार्थी मानो, किसान को किसान मानो, तुम इसे अलग अलग क्यों मानना चाहते हो? हमें ये बात समझनी होगी कि जो लोग प्रमाण पत्र बांट रहे हैं वर्गों का, उससे कभी भी हम बंटते हैं तो मजबूत नहीं होते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के, हालांकि अब ये बात कहनी पता नहीं उचित है अनुचित है, और जनरल कैटेगरी के कोई एडवोकेट हैं, वो सिंह लिखते हैं, वो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि जनरल कैटेगरी को ये भी फाइंड करना कठिन है, टाइटल उनका सिंह है। उन्होंने कहा गृह मंत्री के संदर्भ में कि क्या ये मूर्ख है, क्या इसे पता नहीं कि इसके कानून बना देने से कानून लागू नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट उसकी स्क्रूटनी करता है, वो लागू होने योग्य है कि नहीं है। क्या इसके सॉलिसिटर जनरल ने इसको बताया नहीं? ये एक बड़ी बात है
कि जहां एक प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, सभी वर्गों की वहां भागीदारी है, कहीं कम जी या जी ज्यादा हो डॉक्टर सकती है, कहीं कम जी या ज्यादा हो सकती है, लेकिन वास्तविकता को एक ऐसे चश्मे से देखने की जरूरत है कि क्या ये वास्तव में उतना ही न्याय करता जितना हम सोच रहे हैं। दूसरा कि मैंने भी 3-4 दिन में जो देखा, जो महसूस किया कि वो सारे दल, वो सारे संगठन, चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉक के हों, चाहे ओबीसी ब्लॉक के हों, चाहे एससी ब्लॉक के हों, चाहे वो आरएसएस के हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे वो कम्युनिस्ट का पार्टी के हों, समाजवादी आंदोलन के हों, कोई ऐसा दल, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा संगठन खुल करके यह कहने नहीं आ सका कि क्या ये उचित है या अनुचित है। इसके बैकफुट पर जब जाने की बात आई तो वहां मायावती जी ने कहा, जो बात मुझे सार्थक भी लगती है, कि सवर्णों को मेंबर ही बना लेता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। उन्होंने एक पक्ष रखा। वहीं आजाद ने क्या कह दिया कि यदि सरकार 1 इंच भी पीछे हटेगी तो हम दिखाएंगे कि क्या होगा। क्या इससे समरसता आएगी? ये चिंता का विषय है कि हमें किसी भी विषय को एक सार्वभौमिक जी स्थिति को मूल्यांकित करके जी डॉक्टर साहब, आपकी छात्रों आपकी बात आ के गई है कमजोर। टिप्पणी के लिए। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जी इस पूरी बहस को जी आप किस तरीके से आप देख रहे जी हैं। जी सर, हम लोग तो सर गंवई परिवेश के लोग हैं और आज की तारीख में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते रहते हैं। हमारे यहाँ गांव में भेड़ा लड़ाया जाता था, हमारे गांव में मुर्गा लड़ाया जाता था, हमारे गांव में तीतर लड़ाया जाता था। और इस सारी लड़ाइयों में लोग सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे। तीतर में हींग को देते थे और भेड़ा को करके। और एक खेल और हम देखे हैं कि बड़ा सा हाथा रहता है, उसमें एक सांड छोड़ दिया जाता है और 2-3 लोग भाला लेकर जुड़ते हैं, लाल लाल कपड़ा दिखाते हैं, भड़काते हैं उसको। तो इस पूरे खेल को मैं उन्हीं संदर्भों में देख रहा हूँ। और जो इन चीजों को जाति चश्मे से देखते हैं, या हम हम अपने नेतृत्वकारी साथी हैं, हमारा उनसे एक निवेदन जरूर होगा कि वो जिस किसी बात पर भी हम कहते हैं, सार्वजनिक मंच पर भाषण देने की अलग बात होती है, लेकिन अगर हम कहीं बौद्धिक विमर्श में जाते हैं तो जो विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं उसका सांगोपांग अध्ययन तो कम से कम हमको करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो बात कहते हैं, अभी आज हो सकता है कि हमारे 2-4-6 लोग देख रहे हो, लेकिन इससे लोग सीख लेते हैं, इससे लोग ट्रेंड होते हैं और हमारी बात सुनकर के फिर उस समाज में अपनी बातों को रखते हैं। ये पहली बात तो ये जो रखा गया है, ये पूरा मैंने आपको जिक्र किया कि हमने भेड़ा लड़ते देखा है, मुर्गा लड़ाते देखा है, तीतर लड़ाते देखा है। तो जो कमेटी की को वो रिकमेंड किया था सुप्रीम कोर्ट, और उस आधार पर जो कमेटी बनी थी, जिसका रिकमेंडेशन आया था, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर तो लागू किया गया है, उसको दिग्विजय सिंह ने हेड किया था और सारी चीजें थी। लेकिन वो जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, क्या वो यहाँ लागू हुआ? कतई लागू नहीं हुआ। सब लागू किए होंगे, लेकिन चीजें ऐसी होती है कि एक लाइन अगर आप उसमें खाली डाल दीजिए तो पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। ये जो कह रहा है उसकी कमेटी बनने की बात है, इसमें स्पष्ट रूप से यह है कि जो वो समानता कमेटी बनेगी उसमें केवल एससी और ओबीसी के लोग होंगे। अब ये रहता है कि उस संस्था में अगर ऐसे लोग नहीं पाए जाएंगे तब क्या होगा? तो ऐसी हालत में यह है कि जो निकटतम संस्था होगी उसमें जहां पर कि यह कमेटी पूर्ण होगी, वही कमेटी उसकी सुनवाई करेगी। तो इस तरीके से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपकी जो मंशा है। और इन संदर्भों में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर हम यह मान लें कि हमारी जाति का आदमी अगर कहीं बैठ जाएगा तो वो हमारे पक्ष में निर्णय दे देगा, तो यह बात भी नहीं है, हमको मानना चाहिए। इस समय देश की सर्वोच्च कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है, लेकिन उनके समुदाय का, उनकी जातियों का क्या हो रहा है? और आज की तारीख में जो अब तक अपने आप को एक बच्चा राम की उंगली पकड़ करके ले जा रहे थे, राम को हम लाए हैं, वो आज रो रहे हैं, तार तार करके रो रहे हैं कि हमको नीच कहा जा रहा है, हमको तेली कहा जा रहा है। तो अगर उनको यह भी मान लिया जाए तो आज की तारीख में भी देश की सर्वोच्च सत्ता पर तो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। तो ऐसी हालत में जो जात दम भरने वाले लोग हैं उनको भी, तो यह कुल जोड़ता करके जो स्थिति है, यह बिल इसीलिए लाया ही गया था कि हमारी जातियां, हमारे लोग
बट जाएं, विभाजित हो जाएं, ताकि उनको टुकड़ा टुकड़ा करके उनसे निपटने में इन्हें आसानी हो जाए। और देखिए सच बात तो ये है कि ये टुकड़ा टुकड़ा होने के बावजूद जब वो बात इनका मामला बनता नहीं है, ये मामला तो जनतंत्र का है और ऐसा कोई वोट से इसका काउंटिंग होता है, तो अब तो स्पष्ट है कि हमारा वोट भी उन्हें नहीं चाहिए, बैकवर्ड का वोट उन्हें नहीं चाहिए, ब्राह्मणों का वोट उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें किसानों का वोट नहीं होना चाहिए। उनको जिताने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए एक ज्ञानेश कुमार काफी है, और उन्होंने ज्ञानेश कुमार के लिए पुख्ता व्यवस्था कर रखा है कि वो कुछ भी करे, उनके ऊपर उंगली नहीं उठेगी, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उनके ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो जहां हमको लड़ाई लड़नी चाहिए, हम वहां न लड़ करके हम अपने आप को हीन पोत करके तीतर लड़ा रहे हैं, और ऐसी हालत में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और यह हम ये भी कहें कि अब जैसे श्रवण समाज आज की तारीख में सांड बन के निकल रहा है, तो तुम लड़का कपड़ा दिखा दिखा करके उसको थका थका के भाला से मार मार के मुआया जाएगा, और ऐसे एक एक जनता को, एक एक भारत की जनता की यही स्थिति परिस्थिति होगी, और हम अपने आप में दम भरते रहेंगे कि अरे मेरा मुर्गा जीत गया, मेरा तीतर जीत गया। अरे सच ये है कि सारे तीतर मारे जाएंगे, सारे मुर्गे मारे जाएंगे, सारे भेड़ा मारे जाएंगे, सारे सांड मारे जाएंगे। वहां हमको ये देखने की आज जरूरत है। आपस में बढ़ करके सवर्ण है, मनुवादी है, ये करने से भारत का जनतंत्र मजबूत नहीं होगा। आज हमको भारत का जनतंत्र मजबूत कैसे हो, इसके बारे में सोचना होगा। जो भी लोग वहां शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनकी वैचारिकी क्या है, उनकी सांगठनिक ढांचा क्या है, उनका सोच क्या है, उनकी सोच से आगे बढ़ के सोचना होगा। और आज दिक्कत यह है कि हम जो लड़ने वाले लोग हैं, जो हमारी उच्च स्तरीय है, हम जहां जाकर छोड़ते हैं, उनकी सीट वहीं से शुरू होती है, और वो आगे के लिए सोचते हैं। आगे के जिस दम्भ के साथ अमित शाह सदन में बोलते हैं ये संसद का कानून है, इसको सबको मानना ही पड़ेगा, तो संसद का कानून है तो उसको मनवा लो। ऐसे दम से ये जनतंत्र नहीं चलता है। जनतंत्र को पुख्ता और मजबूत करने के लिए जनता की आवश्यकता होती है, जनता की आवाज की आवश्यकता होती है, जनता की ये जिज्ञासा क्या होता है, ये जरूरत होती है। उसको कैसे मजबूत किया जाए, इसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। चर्चा ये जारी रहेगी क्योंकि ये विषय बहुत